सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। FY BCom सेम 2 का सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। उसका आज एक चैप्टर नया हम शुरू करने वाले हैं, वो है आज का हमारा चैप्टर अकाउंट्स ऑफ सेल एंड परचेज अंडर हायर परचेज सिस्टम। अकाउंट्स ऑफ सेल एंड परचेज अंडर हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, ये चैप्टर जो है हमारा, ये चैप्टर के अंदर हमें सीखना है हायर परचेज अकाउंट सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है, और हायर परचेज सिस्टम के अंदर हमें अकाउंट्स कैसे मैनेज करना है, वहाँ पे सेल और परचेज के ट्रांजेक्शन जिसे इस हिसाब से होते हैं, इस सिस्टम के थ्रू होते हैं, तो वहाँ पे हमें किस तरीके से अकाउंट मैनेज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले समझते हैं हायर परचेज सिस्टम क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ हायर परचेज सिस्टम। अब हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, तो ये परचेज की कोई नई सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है। देखो, हम कुछ भी चीज़ जो है परचेस करते हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है कि वहाँ पे हमारा जो भी दो पार्टी जो होती है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो इन दोनों के बीच में एक हुआ ट्रांजेक्शन, जिसे हम बोलते हैं परचेस ट्रांजेक्शन या सेल ट्रांजेक्शन। मतलब कि जो परचेस करने वाला है उसके लिए परचेस ट्रांजेक्शन और सेल करने वाला है उसके लिए सेल ट्रांजेक्शन। बट ये ट्रांजेक्शन जो है उसका प्रूफ हमारे अकाउंटिंग के लिए क्या होता है, इनवॉइस यानी वाउचर जो भी होता है वो। तो ये हायर परचेज सिस्टम के अंदर बाकी के जिस सिस्टम से हम परचेस करते हैं उससे कैसे अलग है वो समझे पहले। तो देखो, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हम कई सारे गैजेट्स वगैरह परचेस करते हैं। बिजनेस के अंदर जाए तो बिजनेस के अंदर देखिए कोई एसेट परचेस की हमने, वहाँ पे ही ये काम करता है, ये गुड्स के लिए नहीं है। ये बात पहले ध्यान रखना है, ठीक है। जब हम कोई एसेट परचेस करते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी ये काम करती है सिस्टम, वहाँ पे ही अप्लाई होती है हायर परचेस सिस्टम। तो जब हम कोई परचेस करते हैं तो क्या होता है, जो एसेट होती है वो बायर के पास चली जाती है। मतलब कि सेलर जो होता है वो एसेट जो है वो बायर को देता है, और बदले में बायर जो है वो सेलर को उसका अमाउंट यानी कि उसका जो भी प्राइस डिसाइड किया है वो पे करता है। अब ये दो तरीके से पेमेंट हो सकता है। पहले इस तरीके से पेमेंट हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं कि उसको पार्ट में हमने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, जो भी डील होती है वैसे। तो इंस्टॉलमेंट में जब वो पेमेंट होता है तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो तब क्या होता है, वहाँ पे होता है एसेट की पहले वैल्यू डिसाइड होती है, और एसेट की वैल्यू के हिसाब से उसके 6, 9, 10, 12 वैसे कुछ EMI यानी कि इंस्टॉलमेंट डिसाइड होते हैं। उस इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो है वो पेमेंट करना होता है सेलर को, यानी कि जिसने भी बाई किया है उसको। यानी कि एक सिस्टम होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम, जैसे हम परचेस करते हैं वो, बराबर। वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे ये होता है कि हमने एसेट्स की जो है वो प्राइस डिसाइड कर दी, और प्राइस के जो है वो 2, 3 वगैरह वगैरह जो भी है वो इंस्टॉलमेंट कर दिए। इस केस में क्या होता है, एसेट जो होती है वो कहाँ पे चली जाती है, बायर के पास। एसेट्स की ओनरशिप जो होती है वो बायर की हो जाती है, और उसको पार्ट में उसको पेमेंट करना है, ये होती है इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो अभी तक हमने समझी। अब हायर परचेस वर्ड जो यूज करते हैं यहाँ पे, हायर परचेस नाम का जो वर्ड हम यूज करते हैं वो वर्ड इंस्टॉलमेंट से अलग है। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो पेमेंट करना है वो आप टुकड़े टुकड़े में पेमेंट करते हो, मतलब 1, 2, 3, 6 वगैरह जैसे भी वो पेमेंट करते हो, तो इसका ओनरशिप जो है वो पूरे का पूरा बायर के पास ट्रांसफर हो जाता है। एसेट की जो भी पूरी लाइबिलिटी है, जो भी सब भी किस किस की हो जाती है, बायर की। अब सेलर को खाली क्या करना है, उससे पैसा डिमांड करना है, जैसे जैसे उसने डिसाइड किया था उस हिसाब से।
हायर परचेस में क्या होता है, हायर परचेस में सेम ट्रांजेक्शन होता है, एसेट जो होती है वो बायर के पास चली जाती है, सेलर बायर को दे देता है, बट उसकी ऑनरशिप जो है वो रहती है सेलर की। हायर, हायर का मतलब क्या होता है, हम कोई भी चीज रेंट पे ले तो उसको हम बोलते हैं हायर। तो सेम वही यहाँ पे होता है। क्यों हायर परचेस सिस्टम में ये क्यों होता है, तो इसके अंदर ये इसलिए होता है कि सेलर जो है वो कंट्रोल अपने पास रखना चाहता है कि अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया तो ओनरशिप उसकी खुद की है, वो एसेट वापस भी ले सकता है। तो बड़े बड़े बिजनेस के अंदर या कॉरपोरेट के अंदर हम जाए तो वहाँ पे जितनी भी एसेट्स होती है या कोई प्रोजेक्ट होता है, तो कोई प्रोजेक्ट का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो इस ट्रांजेक्शन के थ्रू लोग करते हैं। अब आपको समझ में आया होगा इंस्टॉलमेंट सिस्टम और हायर परचेस सिस्टम में क्या डिफरेंस। तो हायर परचेस सिस्टम क्या है, हायर परचेस सिस्टम हम ब्रीफ में आपको समझाए तो वैसा है कि एक होता है सेलर और एक होता है बायर, बराबर। जब ये दोनों लोग हैं, जब ये दोनों लोग ट्रांजेक्शन कुछ करते हैं, यानी कि सेलर जो है वो एसेट किसको दे देता है, बायर को, और बायर जो है वो सेलर को जो पेमेंट करना होता है, वो पेमेंट जो करना होता है वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट में ही करता है, बराबर। पर वो इंस्टॉलमेंट में करता है तो उसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम हम नहीं बोलते। वो जितने भी मान लीजिए कि 3 इंस्टॉलमेंट हमने डिसाइड किए, तो जो भी एसेट की वैल्यू है वो एसेट की वैल्यू प्लस उसका इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के वो जो है वो सेलर को हर महीने पेमेंट करता है। बट जब एसेट की वैल्यू यहाँ पे डिसाइड होती है तब उसको कुछ पेमेंट करना होता है, उसको बोलते हैं हम डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट पहले करता है, फिर उसके बाद जो भी डिसाइड हुआ उस हिसाब से वो पेमेंट करता जाता है, तो इसको बोलते हैं हम हायरिंग। यानी कि सेलर जो है उसने क्या किया है, अपनी एसेट जो है वो बायर को हायर पे दी है, या ऐसा बोल सकते हैं कि बायर ने जो एसेट है वो हायर की। जब उसका फुल पेमेंट यानी कि सारे ईएमआई पेमेंट हो जाते हैं, उसके बाद बायर जो है उसका ऑनर बनता है। तो ऐसी जो सिस्टम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हायर परचेस सिस्टम, जो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट सिस्टम से थोड़ी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों से हम डिफरेंस समझेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस है ऑनरशिप। इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर हम देखा जाए तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर जो ऑनरशिप रहती है वो ऑनरशिप किसकी हो जाती है, ऑनरशिप जो होती है वो किसकी हो जाती है, बायर। और हायर परचेस सिस्टम में ऑनरशिप किसके पास रहती है, सेलर के पास। यानी कि अगर बायर जो है वो हायरिंग यानी कि जो भी उसने अमाउंट एक डिसाइड किया है वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू नहीं देगा, तो सेलर जो है वो अपनी एसेट वापस ले सकता है क्योंकि ऑनरशिप उसकी खुद की है। फिर सेल, सेल क्या मतलब, अब इसकी ओनरशिप किसकी है, बायर की, तो वो सेल कर सकता है किसी को भी, बराबर। मतलब कि यहाँ पे सेल वो अवेलेबल है, वो कर सकता है। यहाँ पे जो बायर है वो सेल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी खुद की ओनरशिप नहीं है। वो एसेट यूज कर सकता है बट ओनरशिप नहीं है, तब तक वो सेल नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लेम। कुछ लॉस हो गया, एसेट्स का इंश्योरेंस होता है, कुछ लॉस हो गया उसके अंदर, कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो गया, तो जब क्लेम होगा तो क्लेम किसको मिलेगा, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में किसको मिलेगा, बायर को मिलेगा, बायर क्लेम कर सकेगा। यहाँ पे किसको मिलेगा, सेलर को मिलेगा, सेलर क्लेम करेगा। क्यों, क्योंकि ओनरशिप किसकी है, सेलर। तो सबसे बड़ा डिफरेंस वही है। लॉस, एसेट्स के अंदर कुछ भी लॉस हुआ तो लॉस पे कौन बेयर करेगा, तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में लॉस कौन बेयर करेगा, बायर, क्योंकि ओनरशिप उसकी है। भले इंस्टॉलमेंट बाकी है, अगर पूरे का पूरा लॉस भी हो गया एसेट तो भी उसको इंस्टॉलमेंट तो पे करना पड़ेगा क्योंकि ओनरशिप किसकी थी, उसकी खुद की। तो इस हिसाब से यहाँ पे लॉस कौन बेयर करेगा, बायर, और यहाँ पे लॉस हो गया तो कौन बेयर करेगा, सेलर। बायर जो है उसके पास एसेट नहीं है तो वो कुछ पेमेंट नहीं भी करे तो वो लॉस जो है पूरे का पूरा किसका हो जाएगा, सेलर का। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, जैसे हमें पता चलता है कि भाई इंस्टॉलमेंट सिस्टम से हायर परचेस सिस्टम जो है वो किस तरीके से अलग है। अगर अलग सिस्टम है तो उसका अकाउंटिंग भी हमें अलग करना पड़ेगा, उसके लेजर अकाउंट जो भी वो भी हमें से अलग तरीके से रखने पड़ेंगे। तो आज हम देखेंगे उसकी फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, मेथड नंबर 1 है इफ केस प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन। मतलब हमें जो है वो केस प्राइस दी हुई है और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट
दिया हुआ है। अब इसमें करना क्या होता है, अब इसके अंदर हमें ये करना होता है कि भाई मेथड जो हमें ये प्रोवाइड की है तो उसके अंदर कैश प्राइस कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट निकालना होता है, फिर उसके जनरल एंट्री करके उसके लेजर अकाउंट्स में हमें लेजर बनाने, बराबर। या फिर कई बार हमें जर्नल एंट्री भी पूछे जाते हैं तो जर्नल एंट्री भी हमें करनी होती है, ठीक है। तो ये जब मेथड हम पहले देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने, ठीक है। तो पहला मेथड ये है कि जब हमें क्वेश्चन के अंदर केस प्राइस दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। केस प्राइस का मतलब समझते हैं पहले। केस प्राइस मतलब क्या होता है, अगर मुझे ये जो एसेट है वो अभी के अभी पूरा पेमेंट करके खरीदनी है तो उसकी वैल्यू कितनी है, बराबर, वो होती है केस प्राइस। फिर उसको मुझे हायर परचेस सिस्टम पे लेना है तो फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो ऐड हो जाएगा। इसके लिए केस प्राइस जो होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा शुरू में से, इसलिए पहले हमें केस प्राइस दिया है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो अगर क्वेश्चन में मुझे केस प्राइस दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो मुझे ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। मुझे सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले में लिखेंगे डेट, सबसे पहला कॉलम बनेगा डेट का। उसके बाद दूसरा कॉलम बनेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ केस प्राइस। उसके बाद इंस्टॉलमेंट, उसके बाद बनेगा इंटरेस्ट, इसके बाद बनेगा केस प्राइस और लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ केस प्राइस। अब देखो इस समझो ये हमने टेबल कैसे बनाया। सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखेंगे, एग्रीमेंट का डेट, एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, जो भी डेट को एग्रीमेंट हुआ वो डेट यहाँ पे हम लिखेंगे और जो भी हमें केस प्राइस दिया है वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा केस प्राइस का। फिर ये जो 3 कॉलम है वो खास समझने, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट और केस प्राइस। अब इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे समझिए, इंस्टॉलमेंट जो है वो कैसे बनता है। तो इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीजें आती है, एक आता है केस प्राइस, दूसरा आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो किस पे लगता है, तो बैलेंस ऑफ केस प्राइस पे लगता है। मतलब यहाँ पे जो भी आपको केस प्राइस दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बराबर। और बाकी का हमने जो भी पेमेंट किया वो हमारा केस प्राइस होगा, यानी कि कैपिटल होगा हमारा, जो भी इंटरेस्ट के अलावा हमने पे किया वो। समझ लीजिए कि यहाँ पे ईएमआई जो है वो एक की अमाउंट का डिसाइड किया हुआ है, 1000 के ईएमआई है फॉर एग्जांपल, 1000 रुपीज़ का ईएमआई है। तो ये ईएमआई यानी कि इंस्टॉलमेंट जो है वो तो 1000 ही रहेगा, यहाँ पे आपका 1000 ही आएगा। बट उसमें ये दोनों अमाउंट जो है वो चेंज होती जाएगी। कैसे, अब यहाँ पे जितना ओपनिंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो 1000 में से इंटरेस्ट का पोर्शन निकल के बाकी का हम कहाँ पे लिखेंगे, केस प्राइस पे। इन दोनों का टोटल मिला के कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट। फिर यहाँ पे होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, सॉरी केस प्राइस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा, तो जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से मैंने यहाँ पे जितना भी केस प्राइस पेमेंट किया इस इंस्टॉलमेंट में, उसमें से जो बचा वो इधर आएगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वापस यहाँ पे सेकंड डेट को, यानी कि जो डेट को हमारा इंस्टॉलमेंट जाता है वहां पे क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। फिर अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इस ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस चेंज हो गया तो इंटरेस्ट की अमाउंट भी चेंज हो जाएगी, बट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम रहेगी। तो जितना हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा बाकी का क्या बचेगा, केस प्राइस, टोटल मिला के हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। वापस ओपनिंग बैलेंस में से ये माइनस करके फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस, वैसे चलता जाएगा जितना हमें इंस्टॉलमेंट दिया है वहां तक। फिर एक बार ये हो जाएगा हमारा केस प्राइस यहाँ पे 0। तो ये हमें कैलकुलेशन सबसे पहले स्टेप में करनी है, वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर भी देखेंगे। अभी आज के लेक्चर में आपको समझना है कि हमें जो क्वेश्चन है वह कैसे सोल्व करना है, क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप जो है वो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जो अकाउंटिंग के लिए हमें कैलकुलेट करना है।
कि हर साल में हमारा जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन का कितना आता है। वो सिंपल है। अगर यहाँ पे भी हमें टेबल बना के कैलकुलेशन करना है तो हम डेट का कॉलम पहले बनाएंगे, फिर बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, फिर आ जाएगा डेप्रिसिएशन और फिर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। और डेप्रिसिएशन जो है वो फ्रेंड्स कब कैलकुलेशन होती है, डेप्रिसिएशन की लास्ट डेट को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब हमारा खत्म होता है 31 मार्च को तब, बराबर। तो ये ईयर वाइज कैलकुलेशन होती है। थर्ड नंबर का स्टेप जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्टेप में हम करेंगे नेसेसरी अकाउंट्स। हमें यहाँ पे अकाउंट्स तैयार करने हैं। अब कौन से अकाउंट तैयार करने हैं, तो यहाँ पे दो पार्टी है, एक है परचेसर यानी कि बायर और दूसरा है वेंडर यानी कि सेलर। अब क्वेश्चन के अंदर आपको किसी एक का भी पूछ सकते हैं, किसी दोनों का भी पूछ सकते हैं। तो हमें दोनों के लिए क्या क्या बनाने हैं, तो परचेसर यानी कि जो बायर है उसको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, उसको जो भी अकाउंट बनाने हैं वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला उसको अकाउंट बनाना है एसेट का, यानी कि उसने जो भी एसेट परचेस की है उसका अकाउंट बनेगा। उसके बाद बनेगा वेंडर का अकाउंट, जो सामने वाली पार्टी है उसका अकाउंट बनेगा। फिर वो इंटरेस्ट जो पे करता है उसका अकाउंट बनेगा, और एसेट उसके पास है तो वो डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेशन करेगा, तो डेप्रिसिएशन का एक लेजर बनेगा। तो ये 4 अकाउंट बनेंगे इन द बुक्स ऑफ परचेसर। वेंडर को क्या करना है, वेंडर को क्या करना है, तो वेंडर को एक ही बनाना है परचेसर का अकाउंट, और दूसरा बनाना है इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट मिलेगा ना इसके पास से, तो इंटरेस्ट का अकाउंट। वो नहीं कैलकुलेशन करेगा डेप्रिसिएशन की, क्योंकि एसेट उसके पास नहीं है, ऑनरशिप उसकी है बट उसकी एसेट वो यूज नहीं करता है, यूज कौन करता है, बायर, तो डेप्रिसिएशन वहां पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 4 लेजर जो है वो परचेसर के अकाउंट में बनाने हैं और बाकी बनाना है वेंडर के अकाउंट में। अभी अकाउंट कैसे बनेंगे, उसके बाद का जो स्टेप है वो स्टेप ये है, स्टेप नंबर 4। क्या स्टेप है, जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज भी दो पार्टी है, तो दोनों बुक्स में हमें लिखनी पड़ेगी कौन कौन से है पार्टी यहाँ पे, परचेसर और दूसरा है वेंडर। अब देखो कि परचेसर के अंदर हम कौन कौन सी एंट्री बनाएंगे और वेंडर में अंदर कौन कौन सी। ट्रांजेक्शन एक ही है, ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स एक ही है, बट जो एंट्री करनी है दोनों पार्टी के अंदर वो कैसे करनी है वो देखना है। सबसे पहले क्या होता है, एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट होगा तो बायर क्या करेगा, एंट्री, बायर कुछ नहीं करेगा एंट्री। देखो एग्रीमेंट हुआ इसका मतलब क्या होता है, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। हम अकाउंट के लैंग्वेज में देखें तो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बट एग्रीमेंट होने के बाद उसको एग्जीक्यूशन करना है, जब वो रियल मॉनेटरी वैल्यू में आता है तब वो ट्रांजेक्शन हो जाता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तब हमें उसकी एंट्री करनी है। तो बायर के लिए तो एग्रीमेंट करना मतलब साइन किया उसने कि हाँ भाई मुझे आपसे ये एसेट चाहिए, उसकी इतनी वैल्यू है, इसका इंस्टॉलमेंट है वगैरह सब कुछ उसने डिसाइड कर दिया, एग्रीमेंट साइन कर दिया। बट जब वो कैश प्राइस पेमेंट करेगा यानी डाउन पेमेंट करेगा तब उसके लिए ट्रांजेक्शन बनेगा। बट सेलर के लिए क्या हो गया, एग्रीमेंट किया उसका मतलब ये हुआ कि ये जो एसेट है वो अब वो बायर को सेंड करेगा। तो वहां पे इस केस के अंदर बायर जो है वो कुछ एंट्री नहीं करता, बट वेंडर जो है वो एंट्री करेगा। और वेंडर के अकाउंट में क्या एंट्री हो गई, वेंडर ने किया है सेल, और किसको सेल किया है, परचेसर को, तो यहाँ पे वो करेगा परचेसर अकाउंट डेबिट टू सेल, उसके लिए तो ये सेल है तो वो ए करेगा एंट्री, और यहाँ पे कोई एंट्री होगी नहीं फॉर द डेट ऑफ एग्रीमेंट। अब सेकंड आता है जब डाउन पेमेंट होगा, डाउन पेमेंट इज पेड। अब वो डाउन पेमेंट पे करेगा इस पर एग्रीमेंट। अब डाउन पेमेंट जब पेमेंट करेगा तो इसके पास एसेट आ गई, किसके पास, बायर के पास यानी कि परचेसर के पास, तो वो करेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। अब उसके पास एसेट आई है अभी, तो जितना भी पेमेंट किया है उसने क्या करेगा, बैंक अकाउंट। और इसके पास क्या हुआ है, पेमेंट आया है, तो वो क्या करेगा, बैंक अकाउंट टू परचेसर अकाउंट। अब यहाँ पे जो वैल्यू लिखेगा ना वो टोटल वैल्यू लिखेगा, कौन सी लिखेगा, टोटल वैल्यू जो एसेट की डिसाइड हुई है वो लिखेगा ये, विदाउट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलग पोर्शन है। ठीक है,
मान लीजिए कि कोई वैल्यू 5 लाख में एसेट की डिसाइड हुई, एग्रीमेंट 5 लाख का हुआ, तो वो 5 लाख से एंट्री करेगा। अब जब डाउन पेमेंट जितना पे करेगा तब ये एंट्री होगी। फिर क्या होगा, इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू। इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, पेड नहीं किया है, इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तब ये क्या करेगा, एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और इसको साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। अब समझो टू क्या आएगा, नॉट अ बैंक अकाउंट, पे नहीं किया है। टू वो किसको पे करने वाला है, वेंडर को, तो वेंडर्स अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है। अब इसको क्या मिलेगा भाई, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तब उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको परचेसर के पास से इंटरेस्ट लेना होगा, तो परचेसर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्या हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट। जितने भी आपको इंस्टॉलमेंट दिए वो सब के लिए ए एंट्री हमें करनी है। अब ये जनरल एंट्री हम क्यों समझते हैं, जनरल एंट्री आपको क्लियर होगी, जब जनरल एंट्री का कंसेप्ट क्लियर होगा तो सारे अकाउंट आपको तैयार करने होंगे, जो आपको फिर उसको पोस्टिंग ही करना है। देखिए हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने थे, एसेट्स का अकाउंट बनाना था, परचेसर का अकाउंट बनाना था, इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना था, वेंडर का अकाउंट बनाना था। सारी एंट्री तो इधर आ रही है, तो वही एंट्री उसमें हम पोस्टिंग करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लेजर अकाउंट तैयार। तो इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, स्टेप बाय स्टेप जानिए। सबसे पहले होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में बायर कोई एंट्री नहीं करता, सेलर एंट्री कर देता है पूरी वैल्यू से, यानी इसका मतलब ये होगा कि उतना उसने इतना सेल किया और परचेसर के पास से उतना उसको अमाउंट लेना है। देन जब डाउन पेमेंट होता है तो एसेट टू बैंक, यानी ये देखो ये एसेट की पूरी वैल्यू डेबिट नहीं करेगा, वो जितना पेमेंट करेगा उतनी उतनी वैल्यू ही उसके ऊपर वो डेबिट करता जाएगा, क्योंकि उतनी ही एसेट उसके पास आई ऐसा माना जाएगा, क्योंकि उसकी ओनरशिप नहीं है। तो जितना उसने पेमेंट किया उतनी वैल्यू के ही एसेट को वो डेबिट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे उसको बैंक टू परचेसर अकाउंट कर देगा, और फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तब इस तरीके से दोनों पार्टी में अकाउंट एंट्री होगी। अब क्या होगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा तो जो पेमेंट करने वाला है वो कौन है, बायर। जब वो पे करेगा तो अब वो किसको पे करेगा भाई, वेंडर को, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे ये क्या एंट्री की थी हमने, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो वेंडर के अकाउंट में हमने यहाँ पे जितनी वैल्यू लिखी है उतनी वैल्यू का वो पेमेंट होगा, फिर ये एंट्री ऐसे करेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और फिर जो ये है वो कौन सी एंट्री करेगा, यहाँ पे उसको भी पैसा मिलेगा ना, तो वो करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेसर अकाउंट। अब ये कितनी वैल्यू लिखेगा, तो देखो यहाँ पे उसने क्या लिखा था, खाली इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट ही यहाँ पे लेगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, इंटरेस्ट की ही वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू आएगी नहीं। अब आता है देखो ये जो थर्ड और फोर्थ नंबर की एंट्री है ना, वो हर साल आएगी या हर 6 मंथ, जैसे भी इंस्टॉलमेंट डिसाइड किया है वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, तो जितने भी इंस्टॉलमेंट है वो सब आएगा। अब ये जो एंट्री है ना वो आएगी आपको साल के खत्म होने के बाद, यानी कि जब एनुअल, यानी कि हम एनुअल अकाउंट तैयार करेंगे तब। ये हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ नहीं करनी है, बराबर। व्हेन डेप्रिसिएशन कंसीडर, डेप्रिसिएशन जब आएगा तो डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा, बायर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, इसने तो सेल कर दी, उसके लिए तो एसेट है ही नहीं, क्योंकि वो तो उसका बिजनेस करता है, तो उसके लिए तो एसेट नहीं है, एसेट तो हमारे लिए जिसने बाय किया उसके लिए। अब साल यानी कि एनुअल यानी कि फाइनल डेट को हमें ये दो एंट्री करनी है, फाइनल अकाउंट की डेट को। पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया, अब साल खत्म होने के बाद, साल खत्म जब होता है तब हमारे लिए दो पोर्शन यहाँ पे आ जाते हैं P&L के, एक होता है इंटरेस्ट और दूसरा होता है डेप्रिसिएशन। अब बायर क्या करता है, बायर के लिए दो चीजें हैं, इंटरेस्ट, सॉरी बायर के लिए दो चीजें हैं, वो पीएल में ट्रांसफर करेगा, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट,
क्योंकि इसके लिए खर्चा है वो P&L में डेबिट करेगा। डेप्रिसिएशन जो लॉस है उसके लिए वो भी P&L में वो डेबिट करेगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन। और इसके लिए ओनली इंटरेस्ट ही है, और इसके लिए तो वो इंटरेस्ट जो है वो इनकम है, तो वो इंटरेस्ट को डेबिट करेगा टू PL अकाउंट, क्लोज करेगा अकाउंट ये। तो इस तरीके से वो एंट्री करेगा, ठीक है। तो आज हमने देखा हायर परचेस अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, और फिर देखा हमने हायर परचेस अकाउंटिंग के अंदर बायर और सेलर के बिटवीन जो ट्रांजैक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आपको जो है वो ये जो सारी चीज़ें आज मैंने करवाई उसको लिख लेना है, अच्छे से नोट बना लेना, ठीक है, और मेथड समझ लेना। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।